चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फास्फोरस सीरीज और फास्फोरस के ऑक्साइड्स, फास्फोरस के एसिड्स, क्योंकि फास्फोरस सीरीज से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे जेई हो, नीट हो, एडवांस्ड हो, हर जगह से फास्फोरस के एसिड्स, फास्फोरस के ऑक्साइड्स, इन सारे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। Oxides and acids of phosphorus. Oxides and acids of phosphorus. आइए सबसे पहले एग्जांपल लें। फास्फोरस के लिए P4, हम लोग इसको बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस। काफ़ी ज़्यादा, मतलब फ्रीक्वेंटली कह ले, जैसे हम लोग सल्फर के एसिड, सल्फर के ऑक्साइड्स पढ़ते हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी, सल्फर के एसिड्स ऑक्साइड्स हों या फास्फोरस के एसिड्स ऑक्साइड्स हों, दोनों के क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हैं, एकदम फ्रीक्वेंट आते हैं, थोड़े भी कम ज़्यादा नहीं। P4 वाइट फास्फोरस बोलते हैं, आप बोलते हैं इसको हाईली रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी इज ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की वजह से, अगर एंगल स्ट्रेन का भी एक रीजन है प्रॉपर, हम लोग समझते हैं, ये टेट्राहेड्रल होता है, बहुत बार डिस्कस भी हम लोग बैच में करते हैं इन चीजों को। एक्चुअली यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि sp3 के केस में एंगल 109 डिग्री हो, लेकिन ये आ जाता है 60 डिग्री। तो एंगल इतना कम होने की वजह से जो स्ट्रेन है, उसी की वजह से इसमें रिएक्टिविटी आती है, और P4 इज हाईली रिएक्टिव। आपने ये भी पढ़ा है कि P4 इज पॉइजनस, दिस इज पॉइजनस। और अगर इसको हम बर्निंग इन ऑक्सीजन कर दें, ठीक से देखिएगा, तो आप यहां लिख सकते हैं रैपिड, काफी तेजी से ऑक्सीजन में जलेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग इसको ऐसे बोल देते हैं रैपिड बर्निंग बर्न्स रैपिडली इन एयर, फिर गलत हो जाएगा। अगर आप एयर में रैपिडली लिख देंगे ना, तो दोस्त गलत हो जाएगा। क्योंकि एयर में नाइट्रोजन गैस मौजूद है, और हाँ पढ़ाया गया है, और नाइट्रोजन के इनर्टनेस की वजह से ये जो है रिएक्टिविटी एयर में इसकी काफ़ी कम होती है, वो स्लो रिएक्ट करता है। एनीवे, अगर ऑक्सीजन लोगे तो P4 प्लस O2 गिव्स P2O5, जो कि तुरंत डैमेराइज हो जाता है किसमें, P4O10 में। P4O10 इज, हाँ वेरी गुड, इज सॉलिड, एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉइजनस। यदि आप P4 से काम करवाएंगे तो सिंस P4 इज पॉइजनस, P2O5 भी यहां पॉइजनस होता है। तो ये आपका, अब सवाल है कि फास्फोरस, दो चीजें यहां बात करेंगे। एक तो फास्फोरस नाइट्रोजन के ग्रुप से बिलोंग करता है, बावजूद इसके वो N2 के तरह P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? डज नॉट एग्जिस्ट एज P2 लाइक नाइट्रोजन। क्या सौरभ बता सकते हो कि क्यों नहीं करेगा? जैसे नाइट्रोजन N2 में एग्जिस्ट करता है, व्हाई डज फास्फोरस नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ P2? बताया है हमने, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्यों फास्फोरस P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अपना सवाल ये है। अभिनव, बोलिए, रीजन बता पाएंगे? P2 भी, P2 एक बट फास्फोरस सॉलिड में होता है, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट के लिए P4 में जाना होता है।
नहीं नहीं बेटा, पॉइंट ये है कि फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हाई मॉलिक्यूलर वेट की वजह से वो सॉलिड है। हमने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि फास्फोरस P4 की तरह एग्जिस्ट क्यों करता है, P2 की तरह क्यों नहीं करता है। हमारा क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन को समझिए, फास्फोरस P2 की तरह एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, ये पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली नीट जेईई मेन में। IIT में तो ठीक है, इतनी आसान चीजें नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आती हैं चीजें। और कोई बताइए, जो बोलिएगा बताइए, माइक ऑन कीजिए और बताइए। हाँ, वेरी गुड शिवम। लार्ज साइज होने के कारण वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। जैसे हमने सिखाया था आपको SiO2, ऑक्सीजन छोटा है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए साइज का छोटा होना जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज्यादा होते हैं, 4 है, 6 है, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने के लिए, उस पर होल्ड लेने के लिए न्यूक्लियर चार्ज को क्लोज होना पड़ेगा। या तो 2 से ज्यादा न्यूक्लियस कीजिए, जो पॉसिबल नहीं है 2 एटम के बीच, या नहीं तो न्यूक्लियस को क्लोज कीजिए ताकि उस पर उसका इफेक्ट ज्यादा हो। तो ऐसा तब हो सकेगा जब साइज एटम का छोटा हो। इसीलिए हम लोग क्लियर बोलते हैं इस बात को कि स्मॉल साइज के एलिमेंट्स, पर्टिकुलरली सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इजीली बनाते हैं। यही वजह था कि SiO2 में Si डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं किया था और वो पॉलीमराइज हो गया था 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर में। क्या हर आदमी क्लियर है कि P2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है P2 में? क्योंकि फास्फोरस के लार्ज साइज के कारण वो ट्रिपल बॉन्ड खुद के साथ नहीं बना सकता। क्लियर है हर लोग? बोलिए। आप बोलिएगा, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ phosphorus atom it is unable to form stable multiple bonds। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, अनस्टेबल है वो। इसीलिए P2 वेपर है, ये गैसियस फॉर्म में है अभी, बट दोस्त इट डायमेराइजेज टू P4। अब P4, अभिनव आपने जो बोला कि सर वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली बात, अब P4 पर वो बातें लगेंगी कि P4 का मॉलिक्यूलर वेट काफी हाई है, इसलिए वो सॉलिड होगा। हाई मॉलिक्यूलर वेट, सो सॉलिड। तो हमने ये डिस्कस किया यहां पे कि व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या है। व्हाइट फास्फोरस काफी तेजी से ऑक्सीजन में जलता है। आप यहां पे लिख सकते हैं व्हाइल बर्न्स स्लोली इन एयर। और आपको यह भी जानना चाहिए, IIT का ये पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्जैक्ट ईयर तुम नहीं बता पाएंगे, शायद प्रोबेबली 2010 होना चाहिए। P4 एयर से अगर रिएक्ट किया तो एयर में O2 भी है, N2 भी है। अब N2 के वजह से ये स्लो रिएक्शन हुआ और P4O10 ना बन करके P4O6 बनता है। P4O10 ना बन करके P4O6 बनता है। सिर्फ किस वजह से? नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन काफी इनर्ट है, इस वजह से। तो ये फास्फोरस वाला पेज था, हमने इसको समझाया। किन्हीं को कोई डाउट है इस रिगार्डिंग तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी इन चीजों का ले सकते हैं। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए। P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? हाँ, अभी जा रहे हैं, अभी उस पे जा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ P4 के बारे में डिस्कस किया, P4O10 पर हम लोग जा रहे हैं। अभी यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। कोई आपका डाउट है बेटा ये ना कि ये वाली चीजें आपको समझ में नहीं आई, यही ना कि लार्ज साइज की वजह से। हाँ ठीक है, देखिए महबूब, माइक ऑन रखिए, हम आपसे बोलते हैं, समझा रहे हैं, समझिए। जब भी हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड्स जब भी हम बनाने की कोशिश करें तो वो लार्ज साइज के एटम के बीच स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनता है, स्मॉल साइज के एटम्स के बीच बनेगा। जैसे आप CO2 लिखना चाहते हैं,
आप CO2 लिख लिए, कार्बन 4 से है, आपके डाउट को हम क्लियर कर रहे हैं। और अगर आप SiO2 लिखना चाहते हैं तो बेटा आप सेम ग्रुप से है लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जबकि यहां पर सिलिकॉन भी 4 से है। वजह क्या है? साइज सिलिकॉन का काफी बड़ा है ऑक्सीजन से। और ध्यान से सुनोगे, और ये चीज, इन चीजों को अच्छे से क्लास में डिस्कस भी किए हैं, और ये 3rd पीरियड से बिलोंग करता है। 3rd पीरियड से बिलोंग करने की वजह से इसका लार्ज साइज है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड बनता है ना, तो आप देख रहे हैं यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस 2 ही है। तो 2 न्यूक्लियस को अगर 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना पड़े तो होना क्या चाहिए? इसीलिए एटम का साइज छोटा होना चाहिए, ताकि यहां पर अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड करवाएं बीच में इस एरिया में, तो न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव की वजह से स्टेबिलिटी उस पर अच्छी रहे। क्या महबूब आया समझ में बेटा? बताओ, बोलो समझ में आया? यस और नो? आवाज नहीं आ रही आपकी। तो मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए साइज जो है एटम का छोटा, अगर वो बड़ा हो गया एटम अगर वो बड़ा हो गया तो बड़े साइज के एटम के बीच फिर देख रहे हैं न्यूक्लियस से उसकी दूरी हो जाएगी, तो इसको होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से हमेशा मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हम लोग सामान्य तौर पर मानते हैं कि स्मॉल साइज के एलिमेंट्स चाहिए। P4 के बाद फास्फोरस का जो हम लोग कन्वर्जन है, इसको भी हम लोग जानते हैं। P4 जो व्हाइट है, यहां से हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको P रेड में, और ये P4 होल N होता है। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग P ब्लैक में, और ये P4 होल N डैश हो गया पॉलीमेरिक, और ये N डैश काफी बड़ा हुआ N से। हम लोग इसको में कन्वर्ट करते थे कैसे, आपको याद होगा, इसको 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं हम लोग। जब हीट करते हैं तो उस समय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में देते हैं। खैर वो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कन्वर्जन किस तरीके से, जैसे इसके लिए हम लोग काफ़ी हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, लो टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लो टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं इस कन्वर्जन के लिए, और इस कन्वर्जन के लिए हम लोग लो टेम्परेचर और फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयोडीन कैटलिस्ट, तब ये कन्वर्जन है। एनीवेज, तो देखिए इसमें होता क्या है, ये 60 डिग्री एंगल है आपका, तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करने से ये देखिए ये चेन में ओपन हो गया, फ्लैप का खुलना जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये वाला नहीं, ये दोनों तरफ ओपन हो गया। ठीक है, देखते जाइएगा अच्छे से। अब फिर यहाँ P आ गया, फास्फोरस चेन पॉलीमर में दोस्त ये कन्वर्ट होते चला गया। अब ये चेन पॉलीमर में आ गया। अब पहले से स्टेबिलिटी बढ़ गई है, इसको हम लोग रेड फास्फोरस बोलते हैं। फिर हम इसको जब दोबारा से हम हाई प्रेशर पे ले जाते हैं, तब ये वाला बॉन्ड हम लोग ब्रेक करते हैं, तब ये 3 डायमेंशनल देख रहे हैं, हर तरफ ये खुल जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा ये पॉलीमर, हर तरफ ये खुल जाएगा। ये देखते जाइए, इस तरीके से इसको हम 3 डायमेंशनल पॉलीमर बोलेंगे। और ये ब्लैक फास्फोरस हो गया, इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा है। एक्चुअली ये इतना स्टेबल है, स्टेबल भी काफ़ी है, और हाँ अब इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है पहले से, क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम हो गया ना, और इसकी रिएक्टिविटी तो और कम है। आप जानते हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी को काइनेटिक स्टेबिलिटी डील करती है, जबकि जो हम लोग स्टेबिलिटी बोलते हैं बेसिकली दैट इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, जो बॉन्ड एनर्जी से डील होती है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आइए हम लोग यहां बात करें, ये ब्लैक फास्फोरस, ये फास्फोरस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि नॉन मेटल कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
तो बहुत इसको लोग सामान्य तौर, हाँ ग्रेफाइट बताओ पढ़ाया गया है। हाँ वेरी गुड। 3 नॉन मेटल है, वेरी गुड। नॉन मेटल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला ग्रेफाइट लेते हैं, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अनमोल क्या बता पाओगे कि लिक्विड आयोडीन में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या क्या होता है? अनमोल या कोई और कौन बताइएगा? क्वेश्चन बेटा ये है कि जैसे ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिव होता है, तो लिक्विड आयोडीन किस वजह से कंडक्टिव होता है? उसमें क्या मोबाइल है? फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, आयंस। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। I3 माइनस प्लस I3 प्लस। और तीसरा आया ब्लैक फॉस्फोरस। ये अपने सिलेबस की चीज है। पी ब्लॉक को लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करके चलते हैं, जबकि पी ब्लॉक ही तो आधी इनऑर्गेनिक है 11th-12th में। आइए, तो इस तरह से अपने को अगर स्टेबिलिटी के मामले में बात की जाए, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी आईआईटी 2005 में पूछा गया था कि तीनों फास्फोरस में मोस्ट स्टेबल, थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल कौन है? तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी सबसे कम, वेरी गुड। हम लोगों ने यह भी पढ़ा है, इस बात को भी यहां दोबारा एक बार जिक्र किया जाए कि क्या फास्फोरस के यही 3 एलोट्रॉप होते हैं? फास्फोरस हैविंग मेनी एलोट्रॉप्स। हम इस चीज को पूछना चाहेंगे एक बार, अनमोल आप ही से पूछते हैं, या अंकित? अनमोल रुक जाओ, अंकित बताओ। फास्फोरस के केसरी अंकित फास्फोरस के एलोट्रॉप्स को बताइए। हम बोल रहे हैं, आप बताइए वो एलोट्रॉप है कि नहीं? व्हाइट रेड ब्लैक के बाद येलो फास्फोरस। नो सर, नहीं है सर। हाँ वेरी गुड। ब्लू फास्फोरस? यस सर, है सर। स्कारलेट रेड? स्कारलेट है सर। है। वायलेट? यस सर, वायलेट भी है। कौन सा वायलेट भी है? कौन सा फास्फोरस सबसे रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है? ब्लू फास्फोरस सर, ब्लू फास्फोरस। हाँ वेरी गुड। 18 में सर, आप ये बताएं। 18 नहीं 16, 2016, बहुत रिसेंटली। फास्फोरस हैविंग मेनी एलोट्रॉप्स, जैसे वायलेट फास्फोरस का फॉर्मेशन ये बताएं। हाँ वायलेट का फास्फोरस, वाइट, रेड, ब्लैक, लेकिन दोस्त येलो नहीं है। वायलेट, ब्लू और भी है, येलो नहीं है, येलो को काटेंगे। और ये तीनों मेन है, मुख्य है नहीं, ये 3 फास्फोरस हाँ मुख्य रूप से है। क्या कोई आप में से बताएंगे, याद है आप में से किन्हीं को, कि येलो फास्फोरस, हमने पढ़ाया भी है, येलो फास्फोरस कब होता है, क्यों बोला जाता है, येलो टर्म कहां से आता है? कोई एक मिनट, होल्ड ऑन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके येलो कलर का लेयर बनाते हैं फास्फोरिक ऑक्साइड से। हाँ, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कहां पे करता है? एयर में? सर पानी में वाटर। हाँ वेरी गुड। देखिए पॉइंट ये है, व्हाइट फास्फोरस इतना रिएक्टिव है कि आप उसको एयर में अगर रखेंगे तो एयर में बर्न करने लगेगा, जलने लगेगा। इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी से उसको बर्न होने से बचाने के लिए अपन करते क्या है कि उसको पानी में डुबा के रखते हैं। और व्हाइट फास्फोरस इज द ओनली एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज केप्ट इनसाइड द वाटर। पीटी का ये अकेला एलिमेंट है जिसको पानी में रखा जाता है।
और ये पानी में जो सॉल्युबल ऑक्सीजन है उस सॉल्युबल ऑक्सीजन से भी धीरे धीरे रिएक्ट करता है और अपने ऊपर में एक लेयर लाता है P4O10 येलो कलर का लेयर। इसी के वजह से कंफ्यूजन में लोग बराबर येलो फास्फोरस बोल देते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, येलो फास्फोरस का कोई एलोट्रॉन नहीं है। तो ये हमारा इस पेज का आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए जिनको लेना है, और कोई डाउट है यहां तक तो पूछ सकते हैं। आते हैं अब हम लोग फास्फोरस के बाद P4 वगैरह के बाद P4O10 पर। पहले 6 ले लेते हैं। देखिए P4 के स्ट्रक्चर में 6 ऑक्सीजन आ रहा है। अब 6 ऑक्सीजन को इस तरीके से आप लगाएं। देखिए हम बड़ा अच्छा सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं, सतर्क रहिएगा। पहले 6 ऑक्सीजन हमने लगा दिया, 4 फास्फोरस सिमेट्रिकली सबके बीच में डालते चले गए इस तरीके से। हमारा क्वेश्चन है, सवाल का जवाब देना है, इसके लिए हम बुला रहे हैं सुमन। क्या आप लाइन पर हैं सुमन? नहीं है। चलिए आदित्य है लाइन पे। आदित्य बताना है आपको नंबर ऑफ ब्रिज पीओपी बॉन्ड्स। ब्रिज लेकिन लगा हुआ है। नंबर ऑफ ब्रिज पीओपी बॉन्ड्स कितना? 2। गुड, ठीक है। अनमोल क्या ये 2 बोल रहे हैं, सही है? अनमोल यस सर। ये 2 बोल रहे हैं, पीओपी बॉन्ड्स की संख्या, ब्रिज पीओपी बॉन्ड्स की संख्या 2, क्या ये सही है? अयान यस सर। कितना होगा? सब 2 ही लग रहा है। 2। सर्वेश? सर्वेश हर्षराज? सर 6। 6। यस सर 6 होगा सर। 6 होगा सर, 6 होगा। हमने ब्रिज पूछा है, ब्रिज। हाँ 6 होगा। ये IIT 2005 का जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है, उस बार मेन भी हुआ था। लॉन्ग पीरियड रिपल्शन के कारण उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, 3 डायमेंशन में हो जाएगा। न स्ट्रक्चर तो 3 डायमेंशनल में होगा ही, जब P4 ही 3 डायमेंशनल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सिर्फ स्ट्रक्चर की बातें नहीं है, वो तो 3 डायमेंशनल है ही। आपको समझना ये है कि ये प्लेन में नहीं है जो आप बीच में इसको आप 2 समझ रहे हैं कि ये और ये बीच में है। ये एक टेट्राहेड्रॉन में 1p 2p 3p 4p, तो बेटा ये भी सारे सिमेट्रिकल हैं, मतलब सब एक तरह का है। चाहे यहां पीओपी लगाओ कि यहां पीओपी लगाओ कि यहां पीओपी लगाओ, सारे एक ही तरह के हैं। ये स्पेस में है चारों फास्फोरस, इसीलिए सब ब्रिज ही है इसमें। तो इसका आंसर 2 नहीं 6 बोलेंगे आप। P4O6 इस स्ट्रक्चर का एक विशेष नाम होता है, आपको पढ़ाए थे हम लोग। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। ओपन केज नहीं बोलते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर। ओपन केज किसका बोलते हैं केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर? याद कीजिए। हाँ वाटर में जो H बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, और जो P4O6 का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। तो आइए ये केज लाइक स्ट्रक्चर बोला जाएगा, पिंजरे की तरह। यहां अगला लेना चाहेंगे हम लोग P4O10। अब इसी में 4 ऑक्सीजन टर्मिनल पे आप बढ़ा लेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब यहां पे 4,
ये इसमें भी ब्रिज पीओपी बॉन्ड्स की संख्या कितनी? 6। इस स्ट्रक्चर को भी बोलते हैं हाँ लोन पेयर। 1 पर 2 तो ये जो आपका 4 है बीच में, इस पर 8, 1 पर 2 तो ये जो बीच में आपका 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 है तो 6 का 12 और बाकी सब पर 2 2, इस पर भी कितना 2 2 तो सारे में 2 2 है तो 20 आ गया। तो आप बताएं हाँ तो 16 कैसे बोल दिए? 20। हाँ वेरी गुड। आइए तो ये था आपका P4O10। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन केज लाइक स्ट्रक्चर विथ 4 स्टैंड्स, 4 खूंटे पर खड़ा। केज लाइक स्ट्रक्चर विथ 4 स्टैंड्स, आप ये बोलते हैं किसके स्ट्रक्चर को? P4O10 के स्ट्रक्चर को केज लाइक स्ट्रक्चर विथ 4 स्टैंड्स, ये हम लोग बोलते हैं। चलिए तो फास्फोरस के कुछ ऑक्साइड्स थे, ये थे। आते हैं अब एसिड्स पर। H3PO4, H3PO3 और H3PO2, फास्फोरस के ये 3 एसिड हम लोग एक साथ ले। ध्यान से आइए, अच्छे से सीखिएगा। सबसे पहला 3 एग्जाम्पल DEF, फास्फोरस प्लस 5 है, फास्फोरस प्लस 3 है और फास्फोरस प्लस 1 है। 5A ग्रुप से बिलोंग करता है फास्फोरस, इसीलिए 5A से बिलोंग करने की वजह से +5 में उसका नाम इक होगा। आपको मैंने बताया था कि ऑक्सी एसिड, हाँ, पर इक अस हाइपोअस, अगर 4 तरह के पॉजिटिव हो, कोई भी अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट का 4 तरह का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो हाईएस्ट वाले का नाम पर इक, 2 यूनिट कम वाले का इक, 2 यूनिट कम वाले का अस, 2 यूनिट कम वाले का हाइपोअस। अगर वो क्लास आपने छोड़ा है तो चैनल पर उस क्लास को दोबारा डाल दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। 4 तरह के अगर हो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट में और वो ऑक्सी एसिड बना रहा है, तो 4 पॉजिटिव अगर उसके पॉसिबल है तो हाईएस्ट वाले का पर इक, देन आफ्टर इक, देन आफ्टर अस एंड देन आफ्टर हाइपोअस। लेकिन अगर 3 हाइपोअस, लेकिन अगर 3 ही तरह के पॉजिटिव होते हैं तो हाईएस्ट वाले का इक, देन आफ्टर अस और उसके बाद हाइपोअस। हाँ वेरी गुड। तो इक अस हाइपोअस, तो अभी जो अपना केस है वो यही है, कौन सा? इक अस और हाइपोअस का केस है। गुड। आइए, सो दिस इज फास्फोरिक एसिड, दिस इज फास्फोरस एसिड, 3 ही तरह का पॉजिटिव पॉसिबल है यहां, एंड दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फास्फोरिक, फास्फोरस एंड हाइपोफॉस्फोरस। अब आइए, एक नाम और होता है, नीट में 2017 है शायद, 18 होगा या 17 होगा, प्रोबेबली 17 होना चाहिए, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का पूछा था और उसमें क्लियरली लिख दिया गया था, नाम से, वर्ड्स में, फॉर्मूला नहीं दिया गया था कि फास्फोरस, फास्फोनिक एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो आइए हम इसको भी समझा रहे हैं आपको। इसका एक नाम और है ऑर्थोफॉस्फोरिक। ध्यान से देखिएगा, क्या आपको पढ़ाया हमने ऑर्थोफॉस्फोरिक? बोलिए। हाँ, एक H2O, गुड। एक H2O निकालने के बाद HPO3 बना था जिसका नाम पड़ा था मेटाफॉस्फोरिक, याद कीजिए। हाँ, इसका नाम है फास्फोनिक एसिड। क्या नाम है? और इसका है फास्फिनिक एसिड। दोस्त ध्यान दीजिएगा, बहुत मामूली फेर है। कैसे बोलते हैं कि एक मामूली नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। तो आप दोनों के स्पेल में जरा एक बार मार्क कीजिए दोनों के स्पेल को। एक है फास्फोनिक, H3PO3 is phosphonic and H3PO2 is phosphinic.
डिफरेंस कहां पर है? सिर्फ O एंड I, फॉस्फोनिक, फॉस्फिनिक। और ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ट्रेंड में नहीं है, लोग जल्दी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन है। और क्वेश्चन पहली बार हिस्ट्री में कभी आप देखेंगे, आईआईटी भी कभी ने नहीं पूछा है, न जेईई में, न किसी कॉम्पिटिशन ने, सबसे पहले नीट ने पूछा इस चीज को, फॉस्फोनिक का। और इसको हम लोग बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं, हम तो बहुत लंबे टाइम से इसको पढ़ा रहे हैं, फॉस्फिनिक, फॉस्फोनिक, ये सारा चीज। आइए एनीवेज, यहां पे क्या है आप गौर कर लीजिएगा, यहां है फॉस्फोनिक, ध्यान से, और यहां क्या है? फॉस्फिनिक। ये डिफरेंस है। अब याद कैसे रखा जाए? देखिए हम कैसे याद रखते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में हमेशा पहले मैजिक लगाइए फिर लॉजिक लगता है। पहले आपको कंक्लूजन याद रहना चाहिए, उसके बाद आप उसके रूल्स और थियरीज पर जा सकते हैं, वहां से रूल बना सकते हैं। फॉस्फोनिक H3PO3, फॉस्फिनिक H3PO2, पहले I आता है फिर O आता है, पहले I आता है फिर O आता है, पहले 2 आता है फिर 3 आता है। समझ में आया? बोलो। पहले I आता है अल्फाबेटिकली, फिर O आता है, पहले 2 आता है फिर 3 आता है। क्लियर है? बोलो यस और नो। वेरी गुड। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब स्ट्रक्चर पढ़ा है। यहां पर P 3 हाइड्रोजन, इसलिए हम लोग 3 OH लेंगे, 3 हाइड्रोजन इसलिए 3 OH लेंगे और एक डबल बॉन्ड हो। दिस इज H3PO4। अब आइए H3PO3, आप 3 OH लेंगे, देख लीजिए नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक लोन पेयर। यहां पर आप पहले इस स्ट्रक्चर को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में है क्या? हाँ, हर किसी को यह पता है कि ये ट्राइबेसिक ना होकर के डाइबेसिक होता है। इसके पीछे का खेल क्या है? टॉटोमेरिज्म। अब उस टॉटोमेरिज्म को भी समझिए। टॉटोमेरिज्म इज ऑलवेज फेवर्ड बाय डिफरेंस इन, लार्ज डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी। जो आपका 2 प्रोडक्ट होता है, टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट होता है, उन दोनों के बॉन्ड एनर्जी में लार्ज डिफरेंस होता है, इसी वजह से टॉटोमेरिज्म फेवरेबल होता है हमेशा। तो यहां देखिए शुरुआत कैसे होती है। अगर वही सल्फर रहता तो नहीं होता। अगर H2SO3 लिए थे आप, याद कीजिए, आपने H2SO3 लिया, वहां यह टॉटोमेरिज्म की घटना नहीं हुई, लेकिन यहां पे हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन का EN फास्फोरस से काफी ज्यादा है। फास्फोरस इज 2.06 और ऑक्सीजन इज 3.5। 2.06 ऑलरेडी रॉको स्केल का वैल्यू है, बार बार बोल दें। पॉलिंग स्केल की वैल्यू 2.1 से ज्यादा बोलते हैं। फास्फोरस को लिटरली हम लोग हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, ठीक है? तो आप ये हमेशा 2.06 का मतलब आप ये हम इसको मिटा ही दे रहे, नहीं तो आप लोग हमेशा फिर कंफ्यूज रहिएगा। चलिए इसका लगभग लिखते हैं 2, अराउंड 2 इक्विवेलेंट साइन दिए। ऑलरेडी रॉको पे 2.06 है, अदरवाइज हम लोग फास्फोरस को हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा बोलते हैं हाइड्रोजन से, क्योंकि जब ऑलरेडी रॉको स्केल पे जाइएगा तो हाइड्रोजन फिर 2 से भी नीचे चला जाता। आइए 3.5, तो काफी EN डिफरेंस के कारण, थोड़ा इसको नीचे लिख दें, EN डिफरेंस ज्यादा होने के कारण अब ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वापस ये पेयर बनाया। तो ये यहां से H+ निकला। अब H+ जब निकला तो लोन पेयर के पास सेटल होगा, रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। तो वो H गया ऊपर, H+ जो निकला वो पेयर पे जाके सेटल हुआ और यहां स्टेबल डबल बॉन्ड बनाया ये, क्योंकि हाई बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी। और बाकी चीजें रह गई वैसे ही एज इट इज। ये मेजर हो गया, वो माइनर हो गया, इसीलिए ये अब कहलाया कि H3PO3 इज दस ट्राइबेसिक नहीं डायबेसिक ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। स्ट्रक्चर तो इक्विलिब्रियम पे है तो दोनों होंगे, हाँ बातें हमेशा मेजर की होती है, परसेंटेज जिसका ज्यादा है वो मेजर कहलाता है। तो H3PO3 टॉटोमेरिज्म की वजह से, लार्ज डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी की वजह से मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, इसके वजह से
ये डायबेसिक हो गया। मतलब अब ये दो तरीके का ही सॉल्ट बनाएगा, एक बार एक H प्लस रिलीज करेगा, दूसरे बार दूसरा H प्लस, जबकि ये 3 तरीके का सॉल्ट बनाएगा। यही चीज यहां पे नहीं हो पाता है क्योंकि यहां EN डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है लेकिन उतना नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि टॉटोमेरिज्म फेवर हो। मतलब कहते हैं ना, बॉन्ड एनर्जी एक बड़ी चीज है, S डबल बॉन्ड O की भी बॉन्ड एनर्जी अच्छी होती है, लेकिन पॉइंट है ना कि वो बोलते हैं ना कि चिंगारी उठनी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वो चिंगारी उठी है 2 और 3.5, यहां 2.5 और 3. मतलब यहां पर EN डिफरेंस कम है। कार्बन में आप टॉटोमेरिज्म कर देते हैं आराम से, जबकि कार्बन में भी EN 2.5 होता है। सोचिए कार्बन में क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बन के केस में होता क्या कि कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो वहां EN डिफरेंस कम है लेकिन वहां बॉन्ड एनर्जी बहुत बढ़ जाएगा। P डबल बॉन्ड O से बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगी C डबल बॉन्ड O की। इसीलिए कार्बन पर अगर 2 COH है और अगर लोन पेयर है तो आप तुरंत टॉटोमेरिज्म करवाने के लिए उसको चले जाते हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे चीजों को। तो आइए अब यहां पे फिर इस बार एक बार फिर से हम लोग 2 OH लगाएंगे। अभी एक हाइड्रोजन बचा है, उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ऑक्सीजन है नहीं। अब एक लोन पेयर फिर दिख रहा है, टॉटोमेरिज्म होना है। फिर से टॉटोमेरिज्म की वजह से, ये लोन पेयर के शिफ्टिंग की वजह से, डबल बॉन्ड बनाने की इसके नेचर की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन पेयर का ये पाई नेचर का हो गया। यहां पर अब 3 बॉन्ड हुआ, H प्लस रिलीज किया, फिर वहां रीअरेंजमेंट हुआ और एक बार फिर से ये इस बार 2 pH में आ गया। 2 pH, एक pH यहां और एक pH यहां, ये डबल बॉन्ड हो तो ये H3PO2 इस तरीके से मोनोबेसिक हो गया, जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे कि ये डायबेसिक हो। तो H3PO3 इज ट्राइबेसिक, H3PO4 इज ट्राइबेसिक, H3PO3 इज डायबेसिक, H3PO2 इज मोनोबेसिक। अब एक सवाल लोगों को देखते हैं कि बहुत कोशिश करते हैं ये समझने की कि इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बहुत जिम्मेदारी से आप लोग को बता दें ये बात कि आज तक किसी भी कंपटीशन में इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा नहीं की गई है। दे आर एसिड्स ऑफ वेरी कंपैरेबल स्ट्रेंथ, उनके स्ट्रेंथ काफी कंपैरेबल होते हैं। अलग अलग सिचुएशन में, टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर या बहुत सारे क्लाइमेटिक सिचुएशन में, एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेंज हो सकता है। यही वजह है कि पॉल की थियरी लीजिए तो अलग आता है, अलग अलग साइंटिस्ट की थियरी लीजिए तो अलग अलग आता है, मतलब ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल थियरीज में H3PO3 बीच वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट बोली गई है। इसमें आप कभी ये नहीं लिखेंगे, इसमें कंक्लूजन यही है कि कभी ये नहीं बोलेंगे कि H3PO4 तब H3PO3 तब H3PO2, ये कभी नहीं बोलेंगे। और कभी होशियारी भी ना दिखाएं कि हम चल दें इसको कंपेयर करने के लिए। हम टीचर लोग इससे बचते हैं, हम लोग भी जल्दी क्लियर नहीं करते हैं। आपको ये अच्छी बुक, फॉरेन ऑथर की बुक पलटिए, आपको जल्दी नहीं दिखेगा। तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिनको कि छोड़ना पड़ता है, तो आप इसको छोड़िए। आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि हाईएस्ट है H3PO3 बीच वाला। अभी तक यहां तक वाली चीजों में से किन्हीं को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक की चीजों को। इस तरीके से H3PO4 जो है, अगर आप इसको NaOH से टाइट्रेट करेंगे तो आप समझ रहे हैं ये 3 तरीके का सॉल्ट बनाएगा। पहला H प्लस रिलीज किया, एक H प्लस हटा तो NaH2PO4। अभी भी ये एसिड सॉल्ट होगा क्योंकि और ये H प्लस दे सकता है। Na2HPO4, 2 H प्लस निकाल लिए, अभी भी दोस्त ये एसिड सॉल्ट है, कोई कंफ्यूजन किसी को बोलते जाओ। और तीसरा Na3PO4, अब ये नॉर्मल सॉल्ट हो गया। फिर लेते हैं सेकंड वाला H3PO3। समझिए, डाउट हो तो प्लीज तुरंत पूछा कीजिए। NaOH के साथ इसको टाइट्रेट कर रहे हैं। आइए, तो पहला एक H प्लस जब आप निकालेंगे तो पहला H प्लस हटाने के बाद क्या हो जाएगा, H2PO3 माइनस, तो आप लगाएंगे Na प्लस। महबूब आलम बताइए बेटा, क्या ये एसिड सॉल्ट है या नहीं है? गुड, महबूब लाइन पे आइए, फिर से पूछ रहे हैं। फिर एक H प्लस हमने हटाया
Na2HPO3। अब बताइए ये एसिड सॉल्ट है या नहीं? पाँच अभी भी है सर। ये एसिड सॉल्ट अब है कि नहीं, या नॉर्मल है? हाँ सर, अभी भी है सर। क्यों? फिर ये H+ दे सकता है क्या? जी 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 जी, इस- है ना वहाँ पे सर। H है? अरे दोस्त दोस्त दोस्त, नॉर्मल है ना? महबूब कैसे नहीं निकल पाएगा अब, इसीलिए ये इस तरीके का ये फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आप समझ में आया ये चीज? महबूब जी सर, यहाँ पे तो फिर एसिड सॉल्ट लिखे हैं सर, Na2HPO4। तो इसकी बेसिसिटी बेटा 3 है ना? सॉरी सर, CO3 है सर। सॉरी सर, ऐसे काम चलेगा? सॉरी कुछ होता है जी? गलती कीजिए, गुनाह मत कीजिए। वैसे महबूब, ईद उल जुहा की बहुत सारी मुबारकबाद। जी 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 सर। हाँ तो आपको भी दिए थे सर, आपको तो पहले सुबह सुबह उठ के ही दिए थे सर। हाँ थैंक यू। एक गाना नहीं सुनाइएगा? आज देखिए सभी आपके दोस्त लोग ईद का इतना मुबारक दिन है, बताइए गाना सुना दीजिएगा तो हम सभी लोगों का भला हो जाएगा ना महबूब। सर गाना सुनेंगे सर किसी दिन सर। अभी एक जैसे ना सर, थोड़ा सा मम्मी पापा बैठ के सर, इसलिए। अच्छा 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 ठीक है, मम्मी पापा भी हैं साथ में। मम्मी पापा को भी हमारे तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। और आपके ऊपर गाना ड्यूज रहा, फिर अगले दिन सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाना आपके आवाज़ में। बहुत अच्छा गाते हैं आप। H3PO2 प्लस NaOH लें, इसकी बेसिसिटी कितनी? 2। इसीलिए दोस्त ये कितने तरीके का सॉल्ट बनाएगा? पहले NaH2PO2, क्या ये एसिड सॉल्ट होगा या नहीं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एसिड नहीं होगा, नॉर्मल। एक होगी बेसिसिटी, सॉरी। मतलब अगर कोई आदमी अगर आपसे Na2PO2 नाम का फॉर्मूला डिस्कस करता है, इस तरीके का फॉर्मूला, बंदे को माफ कर दीजिए, बेचारा अनजान है। मेरे पास क्यों भेजोगे दोस्त? हाँ अरे आप अरे आप सिखा दीजिएगा, बोलिएगा प्रभु शरण में ले लो, आप ही को बोलेगा। आइए चलो आप ध्यान दो। तो हम लोगों ने इस तरीके से H3PO2, H3PO3 और H3PO4 तीन एसिड को अच्छे से हमने डिस्कशन किया। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोनिक एसिड एंड दिस वन इज फॉस्फेनिक एसिड। अब आते हैं जी नंबर, अगला एग्जांपल H4P2O7। अच्छे से आइए, सबसे पहले अब नेमिंग, क्योंकि नेमिंग पूछा जाता है। ये जो हमने बोला था नीट 17 या 18 का क्वेश्चन, उसमें एक था H3PO3 जिसको फॉस्फोनिक बोला था, एक था हाइपोफॉस्फोरिक जो आगे आने वाला है, और एक ये एग्जाम्पल था पायरोफॉस्फोरिक। आइए सबसे पहले इसके नेमिंग को देखते हैं, क्योंकि नेमिंग हमने सिखाया है। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। हाँ वेरी गुड। तो +5 में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, +5 में एक फॉस्फोरिक और 2 होने के कारण डायफॉस्फोरिक, और इसका दूसरा नाम क्या हो गया? पायरोफॉस्फोरिक। पायरोफॉस्फोरिक। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। पहले 2 फॉस्फोरस, 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 OH सिमेट्रिक बनाइए,
अब बच रहा अभी भी आपके पास 3 ऑक्सीजन सिमेट्रिक, 1 2 3। हाँ गुड। तो नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड 1 नहीं हुआ। पीओपी बॉन्ड्स की संख्या सिर्फ 1। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करें, आपको सिखाया है हमने, अभी दोबारा हम मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे, इट विल टेक टाइम। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करें तो वाटर का लोन पेयर यहां अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड खुलेगा, ये एडजस्ट होगा, H+ हटेगा, उधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड बैक जाएगा, मतलब 2 OH और 1 OH मिला के 2 मोल्स ऑफ H3PO4 है। जाहिर सी बात है डाइफॉस्फोरिक है तो 2 फॉस्फोरिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये डाइफॉस्फोरिक है तो 2 फॉस्फोरिक एसिड में। हाइड्रोलिसिस पूछे जाते हैं, मैकेनिज्म आपसे इसका नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मैकेनिज्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक एसिड्स में या सॉल्ट्स में बहुत सारे होते हैं। सिंपली आप ऑर्गेनिक में SN1 SN2 या एडिशन एलिमिनेशन ये सब करते हैं। इनऑर्गेनिक में और भी मैकेनिज्म बढ़ते चले जाते हैं, पुश पुल मैकेनिज्म ये भी आता है, मिक्स्ड मैकेनिज्म, बहुत तरह की चीजें आती है। तो इनऑर्गेनिक में हाइड्रोलिसिस में मेनली मैकेनिज्म नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, एडवांस्ड में अच्छे रैंक लाने के लिए हम लोग मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, लेकिन जेईई मेन या नीट के कंपटीशन में कभी आपसे मैकेनिज्म पर बातें नहीं करेगा, वो हाइड्रोलिसिस के फाइनल प्रोडक्ट पर बात करेगा। लेकिन आईआईटी इस मामले में बहुत अलग है, वो बीच के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पर भी बातें करता है। जैसे PCl5 का हाइड्रोलिसिस करो तो सिंपल बाकी एग्जाम पूछेगा, हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बनेगा, H3PO4HCl, लेकिन आईआईटी बीच के POCl3 के बारे में भी बातें करता है, और वो पूछा भी है कई बार आईआईटी ने इस क्वेश्चन को। तो एनीवेज, जब एडवांस्ड के लिए हम लोग करेंगे तो उस समय में फिर से थोड़ा मैकेनिज्म पर फोकस होंगे। अभी देखिए इस चीज को, तो अभी मैकेनिज्म पर नहीं जा रहे हैं। आपको समझ में आना था कि ये हाइड्रोलाइज करके क्या होगा। ये जी नंबर एग्जांपल था H4P2O7। अब हम चलते हैं अगले एग्जांपल पर। यहां पर किन्हीं को कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, किन्हीं को भी है कोई डाउट, यस और नो? कौन वाला नंबर? अच्छा, पेज नंबर दिस इज 3 ना, 4। बोर्ड पर हमने 3 एग्जाम्पल लिखा है, H4P2O6, H4P2O5 एंड H4P2O8। अब इन तीनों एसिड के स्ट्रक्चर पर हम लोग बातें करते हैं। आइए, 2 फास्फोरस रख दिया हमने, नेमिंग पे भी जाना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस लेते हैं। 4 हाइड्रोजन, तो अपने को 2 OH लेना है, 2 OH इस पर और 2 OH इस पर। देखिएगा दोस्त अच्छे से, अब जो अपना हिसाब किताब है वो है 6 ऑक्सीजन, 2 बच रहा है, तो बीच में दे या साइड में दे बताइए? गुड। अब जरा देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, क्या +5 है? सर एक और ऑक्सीजन कहां से आ गया? सॉरी 6 लेना आप, सही। हाँ, अब बताइए। हाँ, अब आइए, अगर बेटा देखना दोस्त अच्छे से, अगर +5 होता तो हम इक एसिड बोलते, +3 होता तो अपन अस एसिड बोलते। अब ये बीच का फंस गया, +4 है, ना आप इक बोल सकते हैं ना अस बोल सकते हैं। इसका नाम बहुत खास है, इतना खास कि इस तरह का स्पेशल नाम किसी का भी नहीं है एसिड के सीरीज में। इसका नाम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। जरा गौर कीजिएगा, इसमें क्या खास है, कुछ समझ में आया? नाम थोड़ा अजीब है, क्या अजीब है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाइपो के साथ इक पहली बार देख रहे हैं, पहली नहीं आखिरी बार देख रहे हैं आप। हाइपो के साथ अस देखते हैं हमेशा,
हाइपो में इक कभी नहीं रहता है, यहां हाइपो में इक है, हाइपो में इक है, हमेशा हाइपो में अस होता है, हाइपोक्लोरस, हाइपोफॉस्फोरस, हाइपो में अस होता है, यहां हाइपो में इक लगा हुआ है, तो इसका नाम दिया गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आइए अगर P2O5 लें और टेरा, हाँ ये 18 वाला जो हमने नीट बोला था, 17 या 18 वाला, उसमें एक ये था, एक था हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरिक, एक था फॉस्फोनिक और एक था पायरोफॉस्फोरिक, वो तीनों था, और तीनों को लिख के फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया था। इसीलिए आप प्रैक्टिस कर ले हर एसिड का नाम के साथ उसके फॉर्मूले के, सल्फर सीरीज में और फॉस्फोरस सीरीज में। आज हम लोग फॉस्फोरस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, सल्फर सीरीज को पहले के क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आइए अब H4P2O5 पर एक बार बात करें, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो नाम क्लियर है, बोलिए दोस्त क्या लिखिएगा नाम, इक या अस? अस, अस। और पायरोफॉस्फोरिक होता है H4P2O7, तो पायरो में 2 यूनिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है, इसीलिए पायरोफॉस्फोरस भी बोला जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। अब आइए, अब इसको बनाते हैं, 2 फास्फोरस, 4 हाइड्रोजन, ये देखिएगा, देखते जाइए, बोलिए दोस्त, एक को कहां रखें, साइड में कि बीच में? बीच में, बीच में, बीच में, बीच में, बीच में। हाँ, क्या बोले सौरभ, फिर से बोलिए। ऐसा नहीं हो सकता था सर, एक हाइड्रोजन जोड़ देते और डबल बॉन्ड से ओ जोड़ देते दोनों को एक एक। जैसे ही अगर आप हाइड्रोजन जोड़ते, आप कहना चाह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन जोड़ते और एक को डबल बॉन्ड से, इसका मतलब टॉटोमेरिज्म कर दिए ना? यस सर। तो टॉटोमेरिज्म किए तो सोच समझ के काम कीजिए। इसकी बेसिसिटी कितनी है? क्या यहां टॉटोमेरिज्म होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर। होगा, होगा। क्यों होगा? फिर वही कहानी, समझ में आया? फिर वही कहानी, सेम स्थिति है, और वो भी फास्फोरस में ही हुआ था, ये भी फास्फोरस ही है, वो मोनो था, ये डाई है। टॉटोमेरिज्म होगा, बेसिसिटी 4 नहीं, बेसिसिटी 2 हो जाएगी, समझिए। POH, H, डबल बॉन्ड O, POH, H, डबल बॉन्ड O। दोस्तों, H4P2O5 इज डायबेसिक एसिड, हाँ, हैविंग 2 pH बॉन्ड्स, इसमें 2 pH बॉन्ड्स हैं। सेंट्रल एटम से जब हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट होता है, हमने आपको पढ़ाया था, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद आया? जब कभी किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन कनेक्ट हो, तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जनरली। H2S, HBr, HI, HCl वीक है, LiH, NaH, CSH, BH2, CH4 हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, बेंजीन वगैरह, या यू कह लीजिए H2SE, NH3, PH3, ये सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आप सब छोड़िए ना, अभी जो एग्जांपल पढ़े हैं H3PO4, H3PO3, H3PO2, उसमें 2 में pH बॉन्ड है, H3PO2 में भी और H3PO3 में भी। जितने pH बॉन्ड्स उतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो H4P2O5 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप यहां पे इसको लिख भी देंगे 10, H3PO3, H3PO2 are also strong reducing agent, ये काफी स्ट्रॉन्ग। हाँ, इवन पढ़ना होता आपके डी ब्लॉक में बेटा, सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर को
प्लस को सिल्वर में कन्वर्ट कर देना बहुत डिफिकल्ट काम है, और इसके लिए हम H3PO3 H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें pH बॉन्ड्स हैं, इसमें एक pH बॉन्ड है और इसमें दो pH बॉन्ड है, इसलिए ये दोनों काफी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हुए। ज्यादा बेहतर हुआ कौन? H3PO2 नहीं हुआ, क्योंकि उसमें दो pH बॉन्ड्स हैं और इसमें एक pH बॉन्ड। एनीवे H4P2O5 जो है ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट। देखो क्वेश्चन बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे हम आपको बोले, ध्यान दीजिएगा यहां पे देखो एक क्वेश्चन कैसे अच्छा हम निकालते, बहुत बढ़िया। हमेशा एप्लीकेशंस पर जाइए, कितना भी पढ़िएगा कुछ नहीं होने वाला, एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन ही काम आएगा। देखिए H4P2O5 हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है या गलत है? H4P2O5 कंपाउंड में H बॉन्ड होगा, सही है। कंपाउंड में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल में नहीं, जिनके कंपाउंड में। आप यहां कंपाउंड लिख दीजिए, लिखना है तो। कंपाउंड मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल, हैविंग H बॉन्ड, सही है। अब बताइए H4P2O7 कंपाउंड हैविंग H बॉन्ड, बोलो सही है या नहीं? बोलते जाओ। सही है, सही है। P2O7 लिए हैं, चार तरफ OH है, तो अगले मॉलिक्यूल का O कनेक्ट होगा H बॉन्ड से। अगर ले H2P2O7 पर 2 माइनस, ध्यान से आयंस हैविंग H बॉन्ड, सही है या गलत? सही कि गलत? जल्दी। सही है, क्योंकि अभी भी दो OH है। हाँ, अब बोल बेटा H2P2O5 2 माइनस आयंस हैविंग H बॉन्ड। हाँ, गलत हो जाएगा। क्रिएटिविटी बोलते हैं दोस्त। वेरी गुड, इसी को दोस्त क्रिएटिविटी बोलते हैं। वेरी गुड। तो क्रिएटिव चीजें करने के लिए आपको अपने हाथ को चलाना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक रट के कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता। इनऑर्गेनिक से लोग परेशान क्यों होते हैं? हमेशा कोशिश करते हैं कंक्लूजन को रटते रहो। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं एकदम फैलाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस कब किस कोने से आ जाए, टॉपिक पता होता है कि फास्फोरस से आएगा, फास्फोरस में इस तरह की चीजें डाल देगी तो बोलोगे एनसीईआरटी में है ही नहीं, एक्सेप्शन है इनऑर्गेनिक। ऐसा थोड़ी ना भाई, आप अच्छे से उसको पढ़िए, समझिए टॉपिक को, तब। कंपटीशन इजी चीज नहीं है, 11th-12th नहीं है, मजाक नहीं है कि मार्क्स लाने के लिए जो है हम लोग डेफिनेशन बेस्ड चीजें आ रही है। यहां एप्लीकेशन बेस्ड चीजें आती है, डेफिनेशन बेस्ड नहीं आती है या कम आती है। 30% 40% नंबर लाना इजी है, लेकिन कंपटीशन कट थ्रोट है, गला काट है। नीट का देते हैं कितना है? 75 80 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव काट के 80 आना चाहिए, मतलब 100 में 100 बनाना पड़ेगा और बहुत कम गलतियां करनी होगी ताकि नेगेटिव काट करके तब 80-85 के आसपास आपको आए और आप एक MBBS सीट सिक्योर कर पाए। तो एनीवेज चलिए आइए, यहां पे हम लोग इस एग्जांपल को किए। अब दो एग्जांपल और अपने को लेना है, एक H4P2O8 लेते हैं और एक H3PO5 लेते हैं। इस एग्जांपल में किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, हम 1 मिनट के लिए बस आपको टाइम दे रहे हैं। कुछ भी यहां पे डाउट है तो बोलिए जल्दी, गेट इट फास्ट। H4P2O6 में टोटोमेरिज्म नहीं होगा? H4P2O6 में लोन पेयर कहां जो टोटोमेरिज्म होगा? क्लियर हो गया? और कोई डाउट? जल्दी, नहीं है ना? नो सर, नहीं। वेरी गुड। नो सर, नहीं है सर। अगला एप्लीकेशन है इसमें H4P2O8। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। 2 फास्फोरस, 4 हाइड्रोजन, 2 OH हमने लगा दिया पहले। अब अपने पास अभी भी है 4 ऑक्सीजन। सिमेट्रिक बनाने क्या किया जाए? अब जब आप पेरोक्साइड बनाएंगे तो आप ऐसे बना देंगे। मेरी सलाह है आप ऐसे ना लिखें। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे लिखें। हाँ, वेरी गुड, ऐसे लिखें। ये हमारा पेरोक्सी लिंकेज है एंड ओपन बुक बोलते हैं ना हम लोग, ओपन बुक स्ट्रक्चर यूनिट। ये है इसमें स्ट्रक्चर यूनिट।
अब इसके नाम पर बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4 5 +5 ना, तो क्या नाम लिखा जाए, क्या नाम लिखा जाए बोलिए दोस्तों। हाँ वेरी गुड, पेरोक्सो मोनो की डाइफॉस्फोरिक, वेरी गुड, दिस इज एस फॉर, हाँ ये भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ड्यू टू पेरोक्साइड प्रॉपर्टी। चलिए हाइड्रोलिसिस के बारे में सोचें ध्यान से। जब हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो पहला स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1 अच्छे से सोचा जाए। वाटर आया, एक H3PO4 अलग निकाला और यहां बन गया H3PO5, समझिएगा जरा, पेरोक्साइड के साथ H लगेगा ना। अब फिर स्टेप 2 में ये इंटरमीडिएट हो गया, अब H3PO5 का हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर एक पेरोक्साइड निकलेगा और H3PO4, मतलब IIT को मतलब इंटरमीडिएट से भी है, इंटरमीडिएट में ये आया, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा उसमें कौन गायब रहेगा, H3PO5। तो H3PO, हाँ फाइनल प्रोडक्ट 2 मोल H3PO4 और 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा। क्या आपको आया समझ में, बताइए यस और नो। अगर हम H3PO5 लेते हैं दोस्तों तो H3PO4 में ही सारे पोजीशंस फुल हैं, इसलिए पेरोक्साइड लेना होगा। सही जा रहे हैं बोलिए, नाम क्या हो जाएगा, पेरोक्सो डाई या मोनो, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जरा अब ये भी बताइए ना, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट करके क्या देगा, पेरोक्साइड बाहर होगा ना, तो यहां एक OH आ जाएगा वाटर के कारण। जब आप पानी से ले जाइएगा इसको, वाटर लोन पेयर अटैक करवाइएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक, वो O- वहां उठेगा, ये पाई ओपन होगा, O- वहां जाएगा, ये इधर शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड, फिर वापस जब आएगा तो H2O2 बाहर, H3PO4 + H2O2। हाँ वेरी गुड, तो दिस इज H3PO5। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, H5P3O10, आराम से हड़बड़ाइए मत। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, फिर वेरी गुड, फिर से फास्फोरिक, लेकिन इस बार दोस्त ट्राई फास्फोरिक होगा, पॉली ट्राई बोलते हैं या ट्राई भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्राई फास्फोरिक या पॉली ट्राई। अब आइए, 3 फास्फोरस अपने पास, 1 2 3, 5 हाइड्रोजन, तो 5 OH लगाओगे दोस्त। एक किसके पास दें, एक साइड वाले के पास OH दें कि बीच वाले के पास, अभी भी 5 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 3, हाँ वेरी गुड, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड ये। और इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जरा समझिए आराम से, अगर हाइड्रोलिसिस किए तो पहले स्टेप में क्या आएगा, एक H3PO4, अब प्लस क्या आएगा, डाइफॉस्फोरिक H4P2O7, फिर अगला स्टेप में H4P2O7 जब होगा तो 2 मोल ऑफ H3PO4, मतलब कुल मिलाकर के 3 मोल फॉस्फोरिक बन जाएगा +5 वाला। हाँ वेरी गुड। अगला एग्जांपल, आप लास्ट आखिरी एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, H6P4O13, फिर से देखिए +5 है,
टेट्राफॉस्फोरिक हो जाएगा या पॉली लगा सकते हैं आप। स्ट्रक्चर तो ठीक वैसे ही बनता है जैसे गर्म तवे पर मक्खन रखिए, मेल्ट कर गया। बस आपको थोड़ा सिमेट्रिसिटी का ख्याल रखना है। 4 फास्फोरस, 6 हाइड्रोजन, डालिए तवे के ऊपर मक्खन, 4 निकल गया, 1 यहां लेंगे, 1 यहां, अभी भी 7 ऑक्सीजन बाकी है, 6 बाकी है, 5 बाकी है, 4 बाकी है, 3 बाकी है, तीनों बीच में डाल दिया गया। समझ में आया? बोलो। फाइनल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कितना मोल H3PO4 आएगा? वेरी गुड। चलिए, इस तरीके से हमने ये कंप्लीट किया। आप एक बार स्ट्रक्चर खुद से ट्राई कीजिएगा। माचिस की तीली पर जो आपको बारूद दिखता है, जिसको आप लोग 9-10 से सिर्फ रेड फास्फोरस बोलते रहते हैं, दैट इज P4S3। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आप इसको सोचिएगा, P4S3 का। अगले क्लास में, आज फास्फोरस के एसिड स्ट्रक्चर और ऑक्साइड्स को हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगले क्लास में कुछ और आते हैं, जेईई नीट IIT के लिए कोई नया टॉपिक लेकर के। ठीक है, कोई डाउट हो हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और एक बार फिर से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।